हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी कैंपस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। आपने दो शब्द सुने होंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। क्या ये दोनों शब्द अलग अलग हैं या एक ही हैं, वृद्धि और विकास? जी हाँ, ये अलग अलग है, लेकिन इनमें एक समानता है कि टाइम ग्राफ पर ये दोनों, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे ये दोनों किस चीज को दिखाते हैं? परिवर्तन को। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये दोनों, ग्रोथ और डेवलपमेंट, दोनों ही परिवर्तन को इंगित करते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंसेस है काफी ज्यादा। ये जो ग्रोथ है ये क्वांटिटेटिव होती है और जो डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स में, वो जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसका एक उदाहरण देखिए, मान लो कोई इंडस्ट्री है, उसका लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था वो मान लीजिए 10 लाख कुछ था, मान लेते हैं। कोई भी इंडस्ट्री है, उसका लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो 10 लाख था और इस साल जो उसका टर्नओवर है वो मान लीजिए हो गया 11। तो ये क्या है? ये ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ। मान लीजिए इस साल टर्न हो गया 9 या घटकर कुछ और हो गया, तो ये जो वृद्धि है वो क्या है? नेगेटिव ग्रोथ है। तो ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होती है, नंबर्स के अंदर होती है कि वो नंबर्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। इसके विपरीत जो डेवलपमेंट है उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आता है वो क्वालिटेटिव आता है। क्वालिटेटिव का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे जो वर्तमान दशाएं हैं, जो प्रेजेंट कंडीशन है, उनमें चेंजेस आएगा। कंडीशन जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है सोसाइटी की, वुमेन्स की, या जो भी सोसाइटी के लोग हैं, उनमें जब गुणात्मक परिवर्तन आता है यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ में जब चेंज आएगा तो वो डेवलपमेंट है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई भी एक शहर है, दिल्ली है, और इसकी पॉपुलेशन थी 1 करोड़। ठीक है, लास्ट जब सेंसस हुआ तो 1 करोड़ थी, हमने मान लिया ऐसा। और अब जब इसकी दोबारा काउंटिंग हुई तो पॉपुलेशन बढ़कर हो गई 2 करोड़। तो ये जो 1 करोड़ से 2 करोड़ हुआ ये है वृद्धि। 1 करोड़ से जो ये 2 करोड़ पॉपुलेशन हो गई दिल्ली की, ये तो है वृद्धि। लेकिन अगर इस वृद्धि के अंदर जो उस समय की कंडीशंस थी, जो सेवाएं थी, सुविधाएं थी, मूलभूत सेवाएं थी और जो सुविधाएं थी, अगर वो पहले जैसी ही रहती हैं तो ये वृद्धि है, विकास नहीं है। ये केवल वृद्धि होगी क्योंकि सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन जो सोशल में जो कंडीशन थी, सोसाइटी की जो कंडीशन थी, वो वैसी की वैसी ही है। तो इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट नहीं है। अगर लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही है, फ्रीडम नहीं आई है, देन दिस इज नॉट डेवलपमेंट। तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। जब क्वालिटेटिव चेंजेस आएंगे टाइम के साथ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में, तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, अब हम इसको समझते हैं। अभी डेवलपमेंट समझ में आ गया तो यहां से अब समझ में आ जाएगा कि ह्यूमंस के डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ये जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट वाला, ये सन 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। ये पाकिस्तानी नागरिक हैं। इन्होंने अपने जो सिद्धांत दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट का, उसमें कहा कि जब जीवन में गुणात्मक वृद्धि होती है उसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, उसे हम मानव विकास कहते हैं। ये जो मानव विकास है, इसका जो केंद्र बिंदु है वो हमेशा ह्यूमंस रहता है, कि ह्यूमन को देख करके ही वो जो डेवलपमेंट है उसको हम कंसिडर किए करेंगे। तो ये जो विकास है, जब इसमें ये सारी चीज चेंजेस आएंगे, फ्रीडम आएगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो उससे जो मनुष्य है उसकी जो जीवन की दशाएं हैं वो उसमें परिवर्तन आता है। तो वो एक सार्थक जीवन जीना शुरू कर देता है। वो जो सार्थक जीवन है वो ही ह्यूमन डेवलपमेंट है। वो जब सार्थक जीवन जीना शुरू करेगा तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसकी विशेषताएं होंगी, उनमें चेंजेस आएगा। और वो चेंजेस किन में आता है? वो आता है शिक्षा और ज्ञान। जब ये बढ़ेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा।
दीर्घ और स्वस्थ जीवन होगा तो ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट है। और संसाधनों तक पहुंच, यानी सभी व्यक्तियों की संसाधनों तक इक्वली पहुंच हो तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर कंसिडर करेंगे। तो जब 3 चीजें आएंगी तो ही ह्यूमन डेवलपमेंट आएगा। क्या क्या आएगा भाई? जब शिक्षा का लेवल बढ़ेगा, ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, दूसरा दीर्घ और स्वस्थ जीवन होगा। पुराने समय में क्या था, मेडिकल फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अधिक नहीं थी तो मृत्यु दर काफी ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज आई वैसे वैसे लोगों के स्वास्थ्य में जो गिरावट होती थी या जो भी था वो अब ठीक होने शुरू हो गए, फूड की अवेलेबिलिटी आनी शुरू हो गई, तो अब लोगों का दीर्घ और स्वस्थ जीवन इस पहले के मुकाबले काफी इसमें पॉजिटिव ग्रोथ है। तो ये हम डेवलपमेंट हो गया। तीसरा है संसाधनों तक पहुंच, यानी जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहां तक सभी लोगों की इक्वली पहुंच हो, तो ये है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट नापने के लिए क्या क्राइटेरिया अपनाए गए हैं? तो ह्यूमन डेवलपमेंट नापने के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है हर बार, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है, इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है हर बार। इसमें जो पॉइंट्स हैं वो होते हैं 0 से लेकर के 1 तक। इसके अंतर्गत ही ये डिसाइड किया जाता है कि किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है या जो कोई कंट्री है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ है। अब आप इसके 3 लेवल बनाए गए हैं, एक हाई, एक मीडियम इन पॉइंट्स के बेस पे, और तीसरा लो। हाई यानी 0.8 और उससे अधिक। अगर ये जो सारे क्राइटेरिया थे, शिक्षा वाला, दीर्घ और स्वस्थ जीवन, संसाधनों तक पहुंच, अगर उनमें कोई कंट्री एक्सेल करता है तो उसके पॉइंट्स ज्यादा बनते हैं, तो जो कंट्री 0.8 से ज्यादा हासिल करेगा वो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आएगा। इसके बाद 0.5 और इससे कम जब होगा तो वो लो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आएगा। यानी यहाँ पर इन चीजों में विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत कम है तो वहां पे 0.5 से कम पॉइंट होंगे। और इसके बीच में है 0.5 से 0.799। अगर ये यहां तक जाता है तो ये मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे बताना जरूरी है कि कोई भी देश है उसका जो एरिया है उसके बेस पे हम ये नहीं बता सकते कि वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है। अगर बड़ा एरिया है, ज्यादा बड़ा एरिया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो एरिया का कोई इफेक्ट नहीं है इस चीज के ऊपर। दूसरा, जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा जो इनकम है, अगर ये ज्यादा है या कम है तो इसके बेस पे भी हम ये नहीं बता सकते कि वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है या नहीं है। इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, जो कंट्री है श्रीलंका, इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंक है वो है 79, और जो इंडिया है इसका है 129। डिफरेंस देखिए, काफी ज्यादा डिफरेंस है। श्रीलंका एक छोटा सा देश है भारत के मुकाबले में, और इकोनॉमिकली इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है श्रीलंका से, लेकिन फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जब इसको देखा जाता है तो श्रीलंका 79 पॉइंट्स और इंडिया 129 पॉइंट, जो काफी पीछे है। तो यानी जो एरिया है किसी भी कंट्री का, उससे ये नहीं पता चल सकता, जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसके बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा देश में ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है और कौन से देश में ह्यूमन डेवलपमेंट कम है। इसी तरह इंडिया के स्टेट्स का कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जो केरला है, केरला जो स्टेट है, इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा और पंजाब में जो पर कैपिटा इनकम है, ये हरियाणा और पंजाब में जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा है केरला के मुकाबले में। केरला से हरियाणा पंजाब का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में केरला आगे है। कारण क्या है? वही फैक्टर्स कि यहाँ पे एजुकेशन ज्यादा है, फ्रीडम ज्यादा है, जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन है, वहां तक लोगों की पहुंच ज्यादा है।
तो इसलिए केरला जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे। क्लियर है इतना? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक। इंडिया का रैंक है 129 और श्रीलंका का 79। और जो वर्ल्ड इसमें नंबर 1 पे है वो है कंट्री नॉर्वे। नॉर्वे जो कंट्री है वो नंबर 1 पे। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इसके कुछ पिलर्स हैं जिसके बेस पे आइडिया लगाया जा सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट अगर हमने नापना है तो इन क्राइटेरिया के बेस पे हम देख सकते हैं। जो 4 पिलर्स हैं ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वो कौन से हैं? वो पहला है इक्विटी, दूसरा सस्टेनेबिलिटी, तीसरा प्रोडक्टिविटी और चौथा एम्पावरमेंट। इक्विटी यानी समता, समानता। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्ध संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच हो, कि प्रत्येक व्यक्ति की संसाधन और जो अवसर उपलब्ध हैं वहां तक सभी की समान पहुंच हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया गया हो, जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर, इस तरह का कोई भेदभाव ना हो। हमारा जो संविधान है उसमें भी ये मेंशन किया गया है राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, कि सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। दूसरा है हमारा सस्टेनेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सतत पोषणीयता। सस्टेनेबिलिटी से मतलब है विकास में निरंतरता। निरंतरता का मतलब है लगातार बने रहना, लगातार विकास होते रहना। मतलब ये है कि आज की पीढ़ी इस तरह से संसाधनों का उपयोग करे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध रहे, यानी संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग ना किया जाए, उसका विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उससे क्या होगा? एक तो प्रदूषण भी कम होगा, दूसरे संसाधन भी सुरक्षित रहेंगे, बचे रहेंगे और भावी पीढ़ी भी उनका उसी तरह से उपयोग कर पाएगी जिस तरह से आज हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये कहलाता है इस तरह का विकास सतत पोषणीयता या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तीसरा है हमारा प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। यहाँ जो उत्पादकता है उससे अभिप्राय है मानव श्रम उत्पादकता से, यानी ह्यूमंस का जो प्रोडक्टिविटी है वो कितना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हो जापान और इंडिया को अगर हम कंसीडर करें तो जापान में जो वहां के जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर है, उत्तीर्ण यानी स्किल्ड लेबर है, और इंडिया के जो है इतने स्किल्ड नहीं है। कारण क्या है? एजुकेशन की कमी है। मेन तो यही है कि मेन एजुकेशन की कमी है, जिसकी वजह से हमारी जो लेबर है वो स्किल्ड नहीं है। अब ये जो मानव श्रम उत्पादकता है इसको प्रोडक्टिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ये बढ़ा सकते हैं हम क्षमताओं में वृद्धि करके, ज्ञान को बढ़ा करके, और तीसरा स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उन्हें उपलब्ध करा करके। इन चीजों को अगर हम इंक्रीज करेंगे, क्षमताओं को कैसे बढ़ाएंगे? यानी उन्हें हम वो बेसिक जो नीड्स हैं वो सारी चीज प्रोवाइड करेंगे जिससे जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी ज्ञान बढ़ाने से। यानी अगर उन्हें हम टेक्नोलॉजी देंगे या एजुकेशन देंगे तो जिससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है किसी काम को करने की जो स्किल है वो डेवलप होगी। उदाहरण के तौर पर आजकल जैसे इंडिया में मोदी जी ने एक कार्यक्रम चलाया स्किल डेवलपमेंट इंडिया, हाँ स्किल डेवलपमेंट, तो उसके उसी के तहत प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सुविधाएं अगर उपलब्ध होंगी तो जो मरीज हैं वो स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से वो कार्य कर पाएंगे। जो चौथा है वो है एम्पावरमेंट, हिंदी में जिसे हम कहते हैं सशक्तिकरण। एम्पावरमेंट का मतलब है विकल्प चुनने की शक्ति प्रदान करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से ही आती है। अगर क्षमता अधिक है, स्वतंत्रता अधिक है तो विकल्प चुनने की शक्ति भी अधिक होगी। लोगों को सशक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो सुशासन है वो लाना पड़ेगा। जो सरकार की नीतियां हैं वो लोकोन्मुखी होनी चाहिए, यानी लोगों को ध्यान में रख करके नीतियां सरकार बनाए। और तीसरा अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करना सशक्तिकरण है। उदाहरण के तौर पर जो फीमेल्स हैं पुराने समय में उन्हें अपने डिसीजन लेने की फ्रीडम नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है
वैसे वैसे जो शहरी क्षेत्र हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, वहां पर जो फीमेल्स हैं उन्हें यहाँ पे डिसीजन लेने की फ्रीडम मिलती जा रही है। तो यानी वुमेन एम्पावरमेंट इसका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हें बराबर लाने के लिए, आगे लाने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है। तो ये जो है, जो पिछड़े हुए हैं, जो आगे नहीं आ सकते, उन्हें जब विकल्प चुनने की शक्ति प्रदान की जाती है तो ये कहलाता है एम्पावरमेंट। क्लियर है? ये था हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी जब जीवन में गुणात्मक वृद्धि होती है, क्वालिटेटिव चेंजेस आएंगे, तो वो होगा ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लियर है? आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो और अवेलेबल हो सके। थैंक यू।